हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रेडियंस आईएएस में। इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटीज के जो मेजर पोर्शंस हैं उनको कवर किया है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी से लेकर धीरे धीरे करके इकोनॉमी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो है उनकी तरफ चलेंगे। एंड दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो आपकी कंप्लीट इकोनॉमी के पोर्शन को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आज जो टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, आप बेसिकली जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे इसके ऊपर पूछा जा सकता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करता है, नेशंस के बीच में ट्रेड को कैसे बेटर बनाता है। सो इन सब चीज़ों के ऊपर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी, इट इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डीलिंग विद रूल्स ऑफ ट्रेड अमंग नेशंस। जो नेशंस हैं वो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्या उनके रूल्स होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, कितने बैरियर्स जो है वो लगाए जाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करी जाती है। ठीक है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? The purpose of the WTO is to help trade flow as freely as possible. जितना पॉसिबल हो उतना नेशंस के बीच में जो ट्रेड है वो क्या हो, वो स्मूथ हो, किसी भी तरीके के बैरियर्स जो हैं वो क्रिएट ना हो, और एक स्मूथ फंक्शनिंग के थ्रू नेशंस जो है वो आपस में ट्रेड कर सके। एक सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है आपका, सबसे पहला एक ऑब्जेक्टिव है। देन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स know the trade rules and there are no sudden changes in the rules. WTO इस चीज़ को भी टाइम टू टाइम इंश्योर करता है कि जो भी इंडिविजुअल्स, अगर मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, कोई कंपनी है जो ट्रेड कर रही है, गवर्नमेंट्स आपस में जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को पहले से ही प्री डिफाइंड रूल्स जो है वो पता हो, उन लोगों के लिए कोई सडन शॉक ना हो कि अच्छा ये तो रूल हमारे को पता ही नहीं था। तो वो ऑब्जेक्टिव्स के तौर पर उनको क्लियर करा जाता है कि ये सर्टन रूल्स हैं, ये सर्टन प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत आप रहकर आप ट्रेडिंग जो है वो करेंगे। जिससे क्या करा जाता है, इट इंश्योर्स दैट द रूल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो रूल्स हमेशा कैसे होने चाहिए, दे शुड बी ट्रांसपेरेंट बिटवीन द नेशंस, अमंग द कंपनीज, इंडिविजुअल्स, एज वेल एज दे शुड बी प्रिडिक्टेबल। क्या हिस्ट्री, एक बार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सो क्या हिस्ट्री है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, एक बार हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के कई बार ईयर्स भी पूछे जाते हैं कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। तो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1995. It was born out of negotiations and everything that WTO does is the result of negotiation. मतलब आपस में जो भी मेंबर नेशंस थे उनके बीच में एक कांस्टेंट टॉक्स के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन जो था वो किया गया था। These negotiations resulted in binding agreements among nations. The bulk of the WTO current work comes from 1986 to 94 negotiations called as Uruguay Round of Talks and earlier negotiations under the GATT. तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि GATT के तहत जो बातें पहले रखी गई थी और 1986-94 के बीच में जिन बातों के ऊपर लगातार बात करी गई थी अंडर यूरुगे राउंड ऑफ टॉक्स, उसमें इन बातों को फाइनली अकोमोडेट करके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1995 में GATT WTO का फॉर्मेशन किया। The WTO is currently the host to new negotiations launched under the Doha Development Agenda in 2001. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोहा राउंड ऑफ टॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय WTO के अंदर जो भी नेगोशिएशन, मतलब जो भी बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, जो भी ट्रेड करा जाता है, जो भी रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो एक राउंड ऑफ टॉक्स के बाद डिटरमाइन हुए, दैट इज दोहा राउंड ऑफ टॉक्स और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इन 2001। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोहा राउंड, ये आपको इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। इट इज़ अ सक्सेसर ऑफ GATT जिसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो GATT बेसिकली क्या है, दिस इज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का फॉर्मेशन कब किया गया था? 1948 में किया गया था, जिससे इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है उसको मैक्सिमम पॉसिबल बूस्ट किया जाए। नाउ द GATT was launched with the objective of liberalization of trade in goods.
कि जो नेशंस हैं वो आपस में लिबरलाइज होकर गुड्स का व्यापार करें एक दूसरे के साथ। तो इसलिए गैट का एक ऑब्जेक्टिव था जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो है जिसमें इसका फॉर्मेशन किया गया था। द एजेंडा ऑफ द WTO इंक्लूड्स नॉट जस्ट गुड्स बट ऑल्सो दी सर्विसेज। इसमें सिर्फ गुड्स नहीं आते बल्कि सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अक्सर आप लोग अगर करंट में भी देखते हैं तो कई बार इस चीज़ के बारे में बात करी जाती है कि कई नेशंस जो हैं वो एलिगेशंस उठाते हैं दूसरी नेशंस के ऊपर कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है, इन्होंने पूरे के पूरे लॉज को फॉलो नहीं करा है। तो वो किसके तहत कई बार बातें उठाई जाती हैं? दे आर बीन सेट अंडर द पैनल ऑफ द WTO। द ओरिजिनल गैट टेक्स्ट इज स्टिल in effect under the WTO framework, subject to modifications. As of January 2018, WTO has 164 members, including the European Union. तो इसमें अभी के तहत पे हम लोग देखते हैं कि कितने मेंबर्स हैं हमारे पास? 164 मेंबर्स हैं। ये देखिए फैक्ट है और ये आपको हिस्ट्री भी जो है वो ध्यान रखनी है इसकी। रीजन क्योंकि आपसे डायरेक्टली इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेंस की बात करें तो मेंस में तो आपसे पूरा का पूरा एक आंसर लिखने को भी पूछ सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बट प्रिलिमिनरी में आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका प्रेडेसेसर कौन है, या ये किसकी सक्सेसर विंग है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके पास WTO के ऊपर पूछा जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग ब्रॉड गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे थे कि जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। देखिए WTO रिक्वायर्स द मेंबर नेशंस टू ascribe मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू एवरी अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड, गिव नेशनल ट्रीटमेंट to international goods, services, intellectual property and foreign investment and trade on the basis of negative list। तो आपको देखिए ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की एक बात तो बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो आज से कुछ साल पहले जो है अमेरिका ने ट्रंप के टाइम पर, जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस से रिमूव कर दिया था। तो पहले इंडिया को किस कैटेगरी में कंसिडर करता था? यूएसए कैटेगरी ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। बेसिकली मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या होता है कि कुछ तरीके के बेनिफिट्स होते हैं जो दूसरे नेशन को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और इसके साथ साथ क्या है कि जो भी गुड किसी दूसरी कंट्री से अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसको अपनी कंट्री के जैसा ही गुड्स का नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको भी उतना कॉम्पिटिटिव रहने दिया जाएगा। जितने भी इंटरनेशनल गुड्स हैं, सर्विसेज अगर ली जा रही हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो उन सबको नेशनल ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में हमारे प्रोडक्ट्स को यूज किया जा रहा है, उसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट्स को भी उसी तरीके से प्रमोट किया जाता है। लेकिन विद पासिंग टाइम हम एक चीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब नेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को लेके सेंट्रिक हो गए, बिकॉज दे वांट कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नेशनल, जो इंडिजीनियसली बन रहे हैं, उनका प्रमोशन ज्यादा हो। फॉर एन एग्जांपल इंडिया की अगर हम लोग बात ले लें तो इंडिया क्यों ऐसे स्किल्स को लेकर इंडिया में के अंदर आ रहा है, या गवर्नमेंट ऐसे स्किल्स को क्यों प्रमोट कर रही है, ऐसे सेटअप्स को क्यों बिल्ड कर रही है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया, ये सारे प्रमोशंस इसलिए करे जा रहे हैं, स्टार्टअप्स हो गए, कि यहाँ पर इंडिजीनियसली उन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए और यहाँ की इकोनॉमी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। आज के टाइम पे कोई भी वर्ल्ड इकोनॉमी आइसोलेशन में काम नहीं करती है, बिकॉज एवरी इकोनॉमी इज बीन इन्वॉल्व इन द ग्लोबलाइज्ड फेज। लेकिन उसके बावजूद भी हर नेशन अपनी तरफ से कुछ चीजों की कोशिश करता है कि वो हर प्रोडक्ट को, अगर वो बाहर से भी हम लोगों ने इंपोर्ट किया तो उसको नेशनल ट्रीटमेंट दिया जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स की भी वर्थ जो है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस किया जाए, उसको डिग्रेड ना हो, वो डिग्रेड ना हो सके। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। मोस्ट फेवर्ड नेशन नेगेटिव लिस्ट में हम लोगों ने देखा कि ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव लिस्ट, दो तरीके की तेरी लिस्ट होती है, एक होती है नेगेटिव लिस्ट, एक होती है पॉजिटिव लिस्ट। तो नेगेटिव लिस्ट बेसिकली क्या होती है? वो लिस्ट जिसके अंदर कुछ सर्टन ट्रेड्स जो है उनको नेगेटिव के अंदर डाला जाता है, जिसमें ट्रेड्स जो होते हैं वो नहीं करे जाते हैं उन सेक्टर्स के अंदर, और पॉजिटिव लिस्ट जिनमें ट्रेड्स जो है वो बड़ी मात्रा में करे जाते हैं। नाउ ब्रॉड गाइडलाइंस में हम लोग देखते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी मैंने आपको जैसा बताया कि नेशंस को एक टाइटल जो है वो दिया जाता है जिसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट्स जो है वो किसी पर्टिकुलर नेशन को एक नेशन प्रोवाइड, जैसे यूएसए है वो इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देता था तो वो उसको कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करता था। देन नेशनल ट्रीटमेंट, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट यूएस में जाता है एक्सपोर्ट होकर, तो यूएस की मार्केट के अंदर उसको वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो यूएस की मार्केट में खुद बनता हुआ कोई प्रोडक्ट है, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा।
To understand the negative list, let us understand the various lists that our nation adopts for trading with others. So they are basically two types of list: positive list, negative list. Now what is positive list? A nation trades with other nation only in the items mentioned under the positive list. और नेगेटिव लिस्ट क्या होती है? अ नेशन ट्रेड्स विद अदर नेशंस एंड ऑल द आइटम्स अदर देन द आइटम्स मेंशन्ड इन द नेगेटिव लिस्ट. तो जो भी आइटम नेगेटिव लिस्ट के अंदर मेंशन होंगे उसके अंदर व्यापार नहीं किया जाता. जो भी आइटम पॉजिटिव लिस्ट के अंदर मेंशन होंगे उनके अंदर ट्रेडिंग जो है वो करी जाएगी. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे इसके अंदर ध्यान रखनी है. अब हमारे पास ये बात आती है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए, जो अक्सर नेशंस में अराइज होता रहता है. ठीक है, अक्सर एक नेशन दूसरे नेशन पे किसी ना किसी तरीके के एलिगेशंस जो है वो लगाते रहते हैं. तो अगर मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उस कंडीशन में उसको सेटल कैसे किया जाता है? Countries bring disputes to WTO if they think their rights under the arrangements are being infringed. Judgments by specially appointed independent experts are based on interpretation of the agreements and individual countries' commitment. तो अगर किसी एक नेशन को किसी दूसरे नेशन के साथ ट्रेड करते हुए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो उस मैटर को WTO के पास लेके जाता है और वो ये कह सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ट्रेडिंग राइट्स जो हैं, मेरी कंट्री के ट्रेडिंग राइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हुए हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुए हैं. ऐसी केसेस के अंदर क्या होगा? जजमेंट्स जो है वो दी जाती हैं जिसमें स्पेशली इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है. वो उन अग्रीमेंट्स के ऊपर इंटरप्रिटेशन देते हैं और दोनों कंट्रीज के बीच में आर्बिट्रेशन के थ्रू, मतलब बातचीत के थ्रू मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं. तो डिस्प्यूट सेटलमेंट इस तरीके से होता है. इसमें ऐसा नहीं कि कोई केस कर दिया जाएगा. पहली हमेशा कोशिश क्या होगी? आर्बिट्रेशन, बातचीत के थ्रू चीज़ों को सुलझाने की. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सिवियर केस बढ़ गया तो फिर अलग बात हो गई, लेकिन अदरवाइज नेशंस इतने समझदार होते हैं आपस में कि वो पहले किसी भी मसले को आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाने की कोशिश करते हैं. नाउ व्हाट आर द अग्रीमेंट्स अंडर द WTO? सी, देयर इज अ वन वेरी फाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रीमेंट ऑन गुड्स. जितने भी गुड्स हैं नेशंस के बीच में आपस में एक अग्रीमेंट होता है विच इज एन अग्रीमेंट ऑन गुड्स, जिसमें जितने भी गुड्स हैं उनके ऊपर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं. सो अग्रीमेंट ऑन गुड्स एम्ड एट रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ऑन ट्रेड इन गुड्स. ठीक है, एक अग्स के बाद अग्रीमेंट क्या होता है आपका? अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA. ये क्या है? दिस इज एन अटेम्प्ट टू लिबरलाइज ट्रेड इन एग्रीकल्चरल commodities. It involves 3 principal commitment by nations and commitment under agreement such as TRIPS, that is trade related aspects of intellectual property rights which have effect on agriculture. These 3 principal commitments under agreement on agriculture are as follows. सबसे पहले, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहती हूँ. जब हम अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि कई बार ये मुद्दा उठा है और पहले के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस बारे में एक बार बताया भी है कि कुछ डेवलप्ड नेशंस इंडिया के ऊपर इस चीज का एक एलिगेशन बिल्ड करते हैं कि इंडिया अपने यहाँ पर अपने फार्मर्स को एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज्यादा सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करता है. लेकिन अगर हम लोग अमाउंट देखें, हम अगर देखें कि यूएस में 5% की सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है और इंडिया अगर उसी के कंपैरेटिव में 10% की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप ये देखिए कि उसमें डिफरेंस भी है, क्योंकि वहां पर जो फार्मर्स हैं यूएस के अंदर, दे हैव लार्ज हेक्टर्स ऑफ लैंड और वो जितना बड़ा उनके पास एरिया है और तो उनको जितनी सब्सिडी भी दी जा रही है वो उनके लिए बहुत ज्यादा है. लेकिन इंडिया में क्योंकि वी हैव मार्जिनल फार्मर्स एज वेल, वी हैव बिग लैंड होल्डर्स एज वेल, तो यहाँ पर अगर बहुत सब्सिडी दी भी जाती है तो वो उनके साथ कॉम्पिटिटिव नहीं है. और पैरेलली हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली मॉनसून फेड. तो जिस साल का मॉनसून अच्छा है तो एग्रीकल्चर अच्छा है, जिस साल का मॉनसून अच्छा नहीं है उस साल का एग्रीकल्चर भी अच्छा नहीं है. तो हमारे यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है फार्मर्स की वो किसके ऊपर है? वो मॉनसून के ऊपर भी है. लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है. तो ये कॉन्स्टेंट एक एलिगेशन जो है बार बार इंडिया के ऊपर भी बिल्ड करा जाता है. तो यहाँ पर वो बार बार बोलते हैं कि इन्होंने अपने IPR राइट्स का सही इस्तेमाल नहीं करा, ये ज्यादा सब्सिडी देते हैं, ज्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव हो जाता है क्योंकि सस्ते दामों में भी उसे बेच पाते हैं. बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में. रीजन ये भी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस करना जरूरी है क्योंकि वो बेसिक पिलर है. ठीक है, अगर उसके ऊपर फोकस नहीं करा गया तो बाकी के 2 सेक्टर्स भी कोलैप्स हो सकते हैं.
तो 3 प्रिंसिपल कमिटमेंट्स क्या है एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के अंदर? सबसे पहले मार्केट एक्सेस टू एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो जो भी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट करा जाता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करा जाता है जिससे वो कॉम्पिटिटिव हो सके मार्केट के अंदर। फेज आउट एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स। एक्सपोर्ट जो भी प्रोडक्ट किया जाता है उसके ऊपर जो भी सब्सिडीज अगर प्रोवाइड करी जा रही हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फेज आउट करना पड़ेगा। थर्डली डोमेस्टिक सपोर्ट एग्रीकल्चर अप टू रीजनेबल लेवल। तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर की उसको भी सपोर्ट करना जरूरी है। इसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम सब्सिडीज का प्रोविजन देती है, बेस्ट पॉसिबल इरिगेशन की अपनी तरफ से कोशिश करती है। इसके अलावा वो मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करती है, जैसे पोर्टल्स बना दिए, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जो है वो नैम बनाया, ई नैम जो है उसका फॉर्मेशन किया गया, एपीएमसीज जो है उनका फॉर्मेशन किया गया जिससे फार्मर्स को मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो सके, इंटरमीडिएरीज जो हैं वो उसका बेनिफिट ना ले पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के ऊपर। अब डोमेस्टिक सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या करती है? दे प्रोवाइड ग्रीन सब्सिडीज, दे प्रोवाइड ब्लू बॉक्स सब्सिडीज एंड दे प्रोवाइड एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। इसमें आपसे कोई बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला, ये आपके लिए मेंस के लिए रिलेवेंट हो जाता है। अभी बस आप इन सब्सिडीज के नाम याद रखिएगा कि ग्रीन सब्सिडी क्या है, ब्लू बॉक्स क्या है और एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या है। कोई भी आपसे पीसीएस के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इनकी डेप्थ क्या है, ठीक है ना आपको, लेकिन बस इतना इनके नाम जरूर ध्यान होने चाहिए कि जब गवर्नमेंट डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को तो सब्सिडीज किन किन कैटेगरीज के अंदर दी जाती है। तो दिस इज ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड देन स्पेशल एंड डिफरेंट बॉक्स सब्सिडीज। बट ये कलर्स आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कलर्स के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि किस बॉक्स के अंदर आपको सब्सिडीज दी जाती हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट इसी में आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रिप्स। क्या होता है बेसिकली इसके अंदर? द राइट्स गिवन टू द क्रिएटर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसने कोई एक यूनिक चीज जो है वो बनाई है, ठीक है, उसने कोई डिजाइनिंग करी है, कोई नया आइडिया जो है वो बनाया है, तो वो क्या उसके ऊपर उसका पेटेंट ले सकता है। ठीक है, उसको कोई आइटम है जो बिल्कुल यूनिक है, जैसे उसी जगह से बिलोंग करता है, उसके ऊपर उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल सकता है, इंडिकेटर, जीआई टैग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें किसी भी तरीके की घपलेबाजी जो है वो नहीं करी जा सकती है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ये सब जो चीजें हैं ये किसके अंदर, किसके तहत आती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत आती हैं। तो क्या कहते हैं इसमें? द राइट्स गिवन टू द क्रिएटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द WTO डिफाइंस देम एज राइट्स गिवन टू 2 persons ओवर क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। TRIPS recognize the rights of the owner of intellectual property and encourages further innovation through protection of intellectual property। देखिए, अगर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई एक आइडिया प्रपोज किया है विच इज यूनिक, तो उससे क्या होगा, और भी लोगों को इस चीज का मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम लोग कोई आइडिया प्रपोज करेंगे तो उसके ऊपर कल को हम अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे को मिल सकते हैं, तो हमारे आइडिया की क्या है, वैल्यू जो है वो की जाएगी। तो इसके तहत WTO भी इस चीज को प्रमोट करता है, ट्रिप्स जो है उसके थ्रू इसको इनकरेज किया जाता है कि अगर कोई भी आइडिया प्रपोज किया जाएगा तो उसके ऊपर एक इंडिविजुअल जो है वो पेटेंट ग्रांट कर सकता है, उसको कॉपीराइट मिल सकता है, ट्रेडमार्क, कोई लोगो है तो या कोई कंपनी है, ठीक है, तो उस पर उसको ट्रेडमार्क मिल सकता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, तो वो सब चीजें क्या है, एक तरीके से प्रमोट करने के लिए कि हर एक इंडिविजुअल अगर ऐसा कुछ करना चाहता है तो उसको इस चीज के लिए इंकरेजमेंट दिया जाए, ठीक है, कोई भी उस चीज का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर बात जो है वो ध्यान रखनी है ट्रिप्स के अंदर भी। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड में पढ़ी? हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, उसके बाद हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ये बात क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कल भी आपने जो ऑर्गेनाइजेशंस करी थी, IMF हो गया, ब्रिक्स हो गया, ADB हो गया, AIAB हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको इसकी हिस्ट्री WTO की बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि इसका प्रेडेसेसर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ये किसकी सक्सेसर है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन से राउंड ऑफ टॉक के बाद आज प्रेजेंट इसके रूल्स और प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद हमने इसकी ब्रॉड गाइडलाइंस देखी थी। हमने ये देखा था कि 2 तरीके की लिस्ट बेसिकली यहाँ पर होती है, पॉजिटिव लिस्ट एंड नेगेटिव लिस्ट, और नेशंस जो है वो किस लिस्ट के तहत जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। अगर कभी भी WTO के अंदर कोई भी 2 नेशंस के बीच में, कंपनीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है तो वो कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। देन कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं आपके WTO के अंदर, सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अग्रीमेंट्स अंडर द WTO ऑन गुड्स, ऑन एग्रीकल्चर, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड देन
डोमेस्टिक सपोर्ट में किस किस कैटेगरी में सब्सिडीज होती है, दैट इज ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड स्पेशल एंड डिफरेंट बॉक्स सब्सिडीज। ठीक है, फिर आईपी, आपके ट्रिप्स के अंदर बेसिकली क्या बात रखी गई है, ये चीज आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट्स विच आर बीइंग गिवन टू एनी ऑफ द क्रिएटर, उसके ऊपर हम उसको बोलते हैं दैट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके ऊपर कोई दूसरा इंसान जो है वो उसका इस्तेमाल फिर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अभी आपका एक वर्क है, आप इसको प्लीज करिएगा। जस्ट फाइंड आउट कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर कौन कौन से जीआई टैग्स हैं। जीआई टैग्स जो हैं वो उत्तराखंड स्टेट में कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग जो है वो मिला है। आपने ज्योग्राफी के अंदर ये चीज पढ़ी होगी या फिर आपको पढ़ाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स उत्तराखंड स्टेट के अंदर कौन कौन से हैं और पिछले 1 साल के अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको फाइंड करिएगा, इसके ऊपर अपने एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा कि उत्तराखंड में कौन कौन से ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं और पैरेलली पिछले 1 साल के अंदर कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। तो इसके साथ हमारा इकोनॉमी जो है वो पूरा हो जाता है। आपको यही सारे जो चीजें मैंने अभी तक करवाई हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर बेसिकली फोकस करना है। इसके बाहर से आपके पास जो मटेरियल है बस उसको आपको पढ़ना है, बाहर से और कुछ नहीं इधर उधर देखने की जरूरत है आपको। सो जितना आपने पोर्शन किया इसको बस कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए और फैक्ट्स के ऊपर जितना ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल है उतना ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। आई होप आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो। सो आप इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते रहिएगा, आपको इसके रेगुलरली अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। हमारे बाकी कोर्सेज जो हैं वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रहे हैं। अगर आप हमारे साथ किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे को हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, टेक केयर, जय हिंद।